नमस्ते प्यारे साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है कक्षा 8 विषय गणित अध्याय 9 क्षेत्रमिति में। साथियों, इस सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 के इन दिए हुए 6 प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले क्षेत्रमिति की सामान्य बातें। सबसे पहले हमें इसमें यह मालूम होना चाहिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो होता है साथियों 1/2 और आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये मैंने लिख दिया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब ये आया कैसे, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि ये समकोण त्रिभुज है जिसका ये जो नीचे वाली भुजा है ये आधार हो गई और ये हो गई इसकी ऊंचाई। अब यदि कोई भी ये समकोण त्रिभुज है और इस त्रिभुज को यदि मैं इस तरीके से आधार के समांतर एक भुजा खींच दूं इधर और ऊंचाई के समांतर एक भुजा खींच दूं इधर, आयत बन जाता है कुछ इस तरीके से। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसको ध्यान से देखें, लंबाई अपना यहाँ क्या है आधार और चौड़ाई अपनी यहाँ क्या हो गई ऊंचाई। तो आयत का क्षेत्रफल हो गया हमारे पास लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई की जगह मैंने लिख दिया आपके यहाँ आधार, चौड़ाई की जगह लिख दिया मैंने ऊंचाई। आप जानते हो जब किसी भी आयत के एक शीर्ष को छोड़ करके और दूसरे शीर्ष को आपस में मिलाने वाला जो विकर्ण होता है वो आपके उस आयत को दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बांटता है। तो एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया और ये है आपके समकोण त्रिभुज। अब ये दोनों क्षेत्रफल बराबर है तो कहने का मतलब पूरे आयत के कैसे होंगे आधे आधे। तो इस तरीके से इस वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल आपके 1/2 आधार गुणा ऊंचाई हो गई और इसका भी क्षेत्रफल है वो 1/2 और आधार गुणा ऊंचाई हो गई। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो आपके 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। चलिए देखें आगे समलम चतुर्भुज। चलिए साथियों, अगला है हमारे पास समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलम किसको कहते हैं? समलम एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो। तो इस चतुर्भुज के अंदर ये ए लंबाई वाली भुजा और ये बी लंबाई वाली भुजा है वो एक दूसरे के समांतर है। अब हमें समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो आपको याद रखना है 1/2 और जो समांतर भुजाएं हैं उनको जोड़ दो आप। तो समांतर भुजाओं का योग हो गया, समांतर भुजाओं का योग। अब उनके बीच की जो लंबवत दूरी है जिसको हम यहां ऊंचाई से लिख देते हैं तो उससे आप गुणा करवा दीजिएगा। तो कहने का मतलब समलम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की लंबवत दूरी या ऊंचाई होती है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो ये आया कैसे है। तो मुझे क्या करना है, इस समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं यहां से इसके ऊपर एक लंब डाल दूं और यहां से भी मैं इसके ऊपर एक लंब डाल दूं तो मैं देख पा रहा हूं ये जो लंब की लंबाई है वो दोनों में बराबर रहेगी क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी सब जगह बराबर होती है। अब जो ये बी वाली भुजा है इसके तीन टुकड़े करूं। मैं मान लूं यहां से यहां तक एक्स है, बीच वाला जो टुकड़ा है इसको मैंने डी मान लिया और यहां से यहां वाला टुकड़ा है ये वाई है। अब यदि मैं x के अंदर आपके ये बीच वाला टुकड़ा d जोड़ के लास्ट में वापस y जोड़ूं तो ये मेरा वापस पूरा b बन जाता है। अब ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये एक हमारे पास आयत हो गया और ये तीसरा हमारे पास समकोण त्रिभुज हो गया। इन तीनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ूं तो पहला जो समकोण त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल तो हो गया 1/2 आधार x है और ऊंचाई हो गई हमारे पास h। फिर प्लस इस आयत के क्षेत्रफल की बात करूं, ये आयत क्यों है तो आप देख पा रहे हो कि इसके आमने सामने की भुजाएं हैं वो बराबर है और प्रत्येक कोण है वो हमारे पास कैसा है समकोण है साथियों। तो ये आयत हो गई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई तो अपनी नई वाली यहाँ पर डी हो गई और चौड़ाई है वो हमारे पास जो ऊंचाई है वो एच हो गई। चौड़ाई है वो ऊंचाई के रूप में है। फिर प्लस तीसरा यदि मैं देखूं इसमें तो इस वाले समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो भी 1/2 आधार हमारे पास वाई है और गुणाई गुणा हो गई इसकी ऊंचाई एच। अब आप देख पा रहे हो कि इन तीनों में से आपके तो एच में सब जगह से बाहर ले लूं तो या तो हो गया x/2 और यहां बच गया आपके पास d और लास्ट में हो गया y/2। अब आप ध्यान से यदि इसको देखें तो आपको ऐसा लगे कि ये बीच वाला आयत था तो इसके अंदर आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। जो d है वो आपके पास हो गया a। तो मैं ऐसा करूं कि h का तो h और इन तीनों का जब एलसीएम लूंगा तो एलसीएम 2 आ जाएगा। 2 का भाग 2 में एक बार और एक को x से गुणा करूंगा x। फिर d के बटे में कुछ नहीं है तो एक है, एक का भाग दूंगा 2 में तो 2 बार और 2 को d से गुणा करूंगा तो d हो जाएगा। और फिर प्लस 2 का भाग 2 में एक बार और एक को y से गुणा करूंगा तो y। तो ये h का तो h और बटे में 2 बार आ गया। यहाँ है हमारे पास x, इस y को 2d है तो इसको 1d लिख दिया
और फिर प्लस दूसरा डी और फिर प्लस वाई। ये डी आपके इस ए के बराबर है, तो एच बटा दो का तो एच बटा दो, एक डी है, इसको मैं बदल दूं आपके ए में, तो सबसे आगे मैंने ए लिख दिया, फिर प्लस एक्स, ये डी और ये वाई, तो एक्स डी और वाई ये बन गया हमारे पास बी साथियों। तो एक बटा दो का एक बटा दो और ये बन गया ए प्लस बी और इसको गुणा कर दिया एच से। तो इस तरीके से एक बटा दो, ए और बी हमारी समांतर भुजाएं थी तो उनका योग हो गया और उनके बीच की जो दूरी है एच, वो आपके लंबवत दूरी ऊंचाई हो गई। तो इस तरीके से समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो एक बटा दो समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी होती है। चलिए चलते हैं आगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है उसके लिए आपको क्या करना है, इसके दो विकर्ण निकालने होंगे और एक बटा दो और फिर कर दो सीधा ही उसके विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, समचतुर्भुज कहलाता है। आपको यह भी याद रखना है कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं तथा एक दूसरे को बराबर दो भागों में बांटते हैं। तो मैं यदि इस विकर्ण को इससे मिलाऊं, ये दोनों विकर्ण यहां काट रहे हैं तो ये लंबवत भी है और एक दूसरे के बराबर भी है। तो मान लो जो पहला विकर्ण है वो आपके पास ये वाला 2a है, तो ये एक दूसरे को बराबर भागों में बांटेंगे तो a इधर और a इधर। दूसरा विकर्ण 2b है तो b इधर और b इधर। इस वाले आप समकोण पर काट रहे हैं तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे तो एक बटा दो और आधार इंटू ऊंचाई, इसका भी एक बटा दो आधार इंटू ऊंचाई, इसका भी एक बटा दो आधार इंटू ऊंचाई और इसका भी एक बटा दो आधार इंटू ऊंचाई। जब इन चारों को आप जोड़ोगे तो ये एक बटा दो और एक बटा दो एक और ये एक बटा दो और ये एक बटा दो एक, एक और एक मतलब ये आपके 2ab हो गए। अब आपको ये ध्यान रखना है कि मैं इसको दो से गुणा कराऊं और दो से भाग दे दूं, तो ऊपर दो से गुणा करूंगा तो दो दूनी हो जाएंगे चार और यहाँ एक बटा दो का एक बटा दो, ये जो 4ab है इसको मैं 2a गुणा 2b लिख सकता हूं। तो 2a तो आपके इस वाले विकर्ण की लंबाई हो गई और 2b आपके इस वाले विकर्ण की लंबाई हो गई। तो इस तरीके से अपने यहाँ समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो एक बटा दो और विकर्णों का गुणनफल होता है। तो पहला विकर्ण d1 मान लेवे, दूसरा विकर्ण आपके d2 मान लेवे। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं आगे एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज का पहला प्रश्न, एक मेज के ऊपरी पृष्ठ का जो सतह है उस सतह का आकार एक समलंब के जैसा है। बहुत बढ़िया बात है, जैसा कि ये चित्र में दिखा भी रहा है, ये और ये भुजा समांतर हो गई और इसके बीच की जो ये लंबवत दूरी है वो अपने यहाँ ऊंचाई h हो जाएगी। यदि इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर है और इन भुजाओं के बीच की दूरी है वो 0.8 मीटर है, तो आपको समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां देखो समांतर भुजाओं की लंबाई, समांतर भुजाओं की जो लंबाई है वो आपकी हो गई, पहली भुजा की लंबाई तो 1 मीटर और दूसरी भुजा की लंबाई हो गई 1.2 मीटर और उनके बीच की जो ऊंचाई है वो इसने दे दी 0.08 मीटर। तो आप जानते हो कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का जो आपके क्षेत्रफल है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल वो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, 1/2 समांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की जो ऊंचाई है उससे करवा देंगे फिर उसको गुणा। तो ये 1/2 का तो 1/2 समांतर भुजाओं में पहली 1 मीटर है और दूसरी आपके 1.2 मीटर है और इनके बीच की जो दूरी है लंबवत दूरी वो 0.8 मीटर है और मीटर को मीटर से गुणा करेंगे तब वर्ग मीटर हो जाएगा। यहां से जब आप दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक के बाद एक जीरो कर देंगे, 2 का भाग 8 में चला गया साथियों 4 बार और ये 1 और 1.2 जुड़ के हो जाएंगे 2.2। फिर इसको कर देंगे हम लोग 4 से गुणा और 10 का दे देंगे भाग और ये वर्ग मीटर हो गया। अब 2.2 को जब आप 4 से गुणा करोगे तो 2.2 को 4 से गुणा किया, 4 दूनी 8, दशमलव का दशमलव और फिर 4 दूनी 8, तो ये हो गया 8.8 और भाग देना इसमें 10 का, तो जैसे ही 10 का भाग देंगे दशमलव एक स्थान और आगे खसक जाएगा तो ये हो जाएगा 0.88 आपके वर्ग मीटर। तो कहने का मतलब इसका जो समलंब का क्षेत्रफल है वो हो जाएगा आपके 0.88 वर्ग मीटर या मीटर की घात 2, जो कि अपना करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न।
दूसरे प्रश्न में हमें दिया हुआ साथियों एक समलंब का जो क्षेत्रफल है वो आपके 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये मैंने मान लिया कोई समलंब है और इसका जो क्षेत्रफल है वो आपके 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये भुजा और ये भुजा समांतर है और इसका क्षेत्रफल हो गया 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है मैं लिख दूं कि समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो हो गया आपके पास 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग और उसको फिर गुणा करवाना है ऊंचाई से और इस तरीके से अपना हो जाएगा 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस प्रश्न में हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें इस प्रश्न में दे दिया कि इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई तो है आपके पास यहाँ 4 सेंटीमीटर और समांतर भुजाओं में से जो एक भुजा है ए वो है आपके पास 10 सेमी। तो आप मान लो यहां कि माना कि समांतर चतुर्भुज की समांतर चतुर्भुज की दूसरी भुजा x है। तो दूसरी भुजा x है जो हमें ज्ञात करनी है। तो यहां से आप देख पा रहे हो 1/2 पहली भुजा अपनी 10 है, दूसरी भुजा मैंने x मान ली, ऊंचाई इसकी आपके पास 4 है और ये भी सेमी और सेमी वर्ग सेमी हो गया आपके पास और इधर है आपके पास 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए दो का भाग है वो 4 में चला जाएगा 2 बार और यहाँ है हमारे पास 10 + x और इधर हो गया 34 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया और 2 का भाग 34 में चला गया 17 बार। तो x बराबर हो गया हमारे पास 17 और माइनस प्लस के 10 उधर चले जाएंगे माइनस के हो जाएंगे तो 17 में से 10 चले गए पीछे बचे 7। तो भुजा थी वो x सेंटीमीटर थी तो इसका मतलब अपने यहाँ x का मान आ गया है अब 7 सेंटीमीटर। आप चाहो तो सीधा ज्ञात भी कर सकते हो, ये भुजा 10 है ये 7 है तो 10 और 7 हो गई 17, ऊंचाई 4 है और इसमें 2 का भाग दे देंगे तो 2 का भाग 4 में चला गया 2 बार और 17 दूना 34 इसका क्षेत्रफल आ रहा है जो कि अपना एकदम सही आंसर है। चलिए साथियों तीसरा हमें बोल रहा है एक समलंब के आकार के खेत एबीसीडी की बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। तो मैंने यहाँ लिख दिया समलंब एबीसीडी की बाड़ की लंबाई 120 मीटर। अब बोल रहा है यदि इसमें जो आपके बीसी है, बीसी ये वाली साइड 48 मीटर है और सीडी है वो 17 मीटर है और एडी है वो 40 मीटर है। तो आपको इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जबकि ऐसा दे दिया इसने भुजा एबी समांतर भुजाओं एडी और बीसी पर आपके लंब है। तो भुजा जो ये एबी है ये आपके भुजा बीसी पर और इस एडी पर लंब है तो इसका मतलब ये ऊंचाई हो गई। तो कहने का मतलब पहले तो हम लोग समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 और समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। तो समांतर भुजाएं ज्ञात करें तो समांतर भुजाओं में एक तो 48 मीटर दी हुई है, दूसरी मुझे एडी दी हुई नहीं है। तो एडी लाने के लिए इन 4 भुजाओं में से ज्ञात 3 भुजाओं को यहाँ पर लिख देंगे। एबी की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पर 40 मीटर, बीसी है 48 मीटर और सीडी हो गई साथियों 17 मीटर। एडी हमारे पास है नहीं तो एडी अपने आप आ जाएगी और ये 120 मीटर। जोड़ो आप 40 और 48 हो गए 88, 88 और फिर आपके 7 हो गए 95 और 10 105। तो कहने का मतलब इन तीनों भुजाओं को जोड़ा तो ये हो गए हमारे पास 105 मीटर और प्लस एडी बराबर 120 मीटर। तो अगले स्टेप में जब 105 मीटर को आप उधर भेज दोगे तो अपने पास जो एडी है वो 120 मीटर में से जब 105 मीटर निकल जाएगा तो पीछे बचेगा अपने पास 15 मीटर। तो इस तरीके से अपने जो एडी है वो आ गई 15 मीटर। अब हमारे पास दोनों समांतर भुजाएं हैं और इसके साथ साथ इसने एक बात और कह दी, भुजा ए बी है वो आपके लंबवत है किस पर, भुजा बीसी पर और साथ में ये दे दिया कि बीसी समांतर है आपके एडी के। तो समांतर भुजाएं तो हो गई बीसी और एडी और लंबवत भुजा जो ए बी है वो बीसी पर लंबवत है तो इस वजह से ये हो गई अपनी ऊंचाई। तो अब हमें खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो खेत का जो क्षेत्रफल है वो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के सूत्र से निकलेगा। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाएं हमारे पास यहाँ बीसी
और प्लस हो गई एडी, और उनके बीच की जो लंबवत दूरी है वो हो गई अब हमारे पास यहाँ पर एबी। तो इन तीनों का मान ला के रखो 1/2, समांतर भुजा बीसी है वो 48 है, और फिर प्लस एडी है वो अभी हमने निकाली है 15 मीटर है, और एबी है वो 40 मीटर है, और मीटर को मीटर से गुणा करेंगे तो वर्ग मीटर हो जाएगा। 2 का भाग 40 में चला जाएगा साथियों 20 बार, और 48 और 15 जुड़ के हो जाएंगे 63, और 63 को गुणा कर देंगे 20 और वर्ग मीटर। अब आप देख पा रहे हैं जीरो का तो जीरो, 2 को गुणा किया आपने 3 से तो ये हो गया 3 दूनी 6, और फिर हो गए 6 दूनी 12। तो इस प्रकार 1260 वर्ग मीटर है वो आपके इस समलंब के आकार के खेत का क्षेत्रफल हो गया। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न बोल रहा है साथियों कि एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण विकर्ण हो गया ये अपने 24 मीटर, और शेष सम्मुख शीर्षों से इसके ऊपर डाले गए लंब, तो ये लंबवत दूरी, और इस वाले शीर्ष से इसके ऊपर डाली गई ये लंबवत दूरी, लंब आपके 8 मीटर और 13 मीटर है, तब खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप यहां देख पा रहे हैं खेत का जो क्षेत्रफल है, मैं इस खेत के चारों शीर्षों का नाम दे दूं तो ये ए बी सी और डी है। तो यहां हो जाएगा आपके ये दो त्रिभुजों में टूट गया इस विकर्ण के कारण, ये वाला जो विकर्ण है इसने इसको दो त्रिभुजों में तोड़ दिया। तो ऊपर वाला त्रिभुज है वो हो गया एरिया ऑफ ए बी सी, और इसमें नीचे वाले का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ए डी और सी जोड़ देंगे। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो होता है साथियों 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो इसका भी क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 और आधार गुना ऊंचाई। अब आप देख पा रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी में जो आधार है वो आपके पास एसी है वो 24 मीटर है, और ऊंचाई है लंबवत दूरी ये हो गई इसके ऊपर 13 मीटर, और मीटर में वर्ग मीटर लिख दूं, फिर प्लस 1/2 दूसरे त्रिभुज का आधार एसी है ये भी आपके 24 मीटर ही है साथियों, दोनों में कॉमन है, लेकिन इसकी जो ऊंचाई है लंबवत ये हो गई 8 मीटर, तो मीटर और मीटर हो गई आपके पास वर्ग मीटर। जैसे ही अब आप इसको हल करेंगे 2 का भाग 12 24 में चला जाएगा आपके 12 बार, और 12 को 13 से गुणा करोगे तो 13 दूना 26 हासिल की 2, और 13 एकम 13 और 2 हासिल वाली हो गई साथियों 15, तो 156 वर्ग मीटर। फिर प्लस 2 का भाग फिर से इस 24 में 12 बार, और 12 अटू होते हैं साथियों 96, और वर्ग मीटर का वर्ग मीटर। अब जैसे ही आप जोड़ेंगे तो इकाई वाला 6 ये और इकाई वाला ये 6 जुड़ के हो गए 12 हासिल की 1, तो 9 और 1 हासिल वाली 10, 10 और ये 5 हो गए 15, फिर से हासिल की 1, 1 और 1 हो गया 2। तो इस तरीके से इस खेत का जो क्षेत्रफल है वो आपके पास 252 वर्ग मीटर हो गया। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा है साथियों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न गजब का सिंपल है, किसी सम चतुर्भुज के विकर्ण आपको सीधे दे दिए और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो आपके होता है सीधा ही 1/2 और विकर्णों का गुणनफल d1 गुणा हो जाएगा d2। तो इसमें सीधा ही 1/2, पहला विकर्ण है हमारे पास 7.5 और दूसरा विकर्ण है 12 सेमी, और सेमी हो गया वर्ग सेमी। यहां से मैंने दशमलव हटा दिया, नीचे एक के बाद एक जीरो लग गया, 2 का भाग 12 में चला गया साथियों 6 बार। अब यदि मैं ध्यान से देखूं तो 2 का भाग 6 में चला जाएगा आपके 3 बार, और 2 का भाग 10 में चला गया 5 बार, और 5 का भाग 75 में चला जाएगा साथियों 15 बार। 15 को 3 से गुणा करोगे साथियों तो ये हो जाएगा 15 तिया 45, और सेमी हो गया वर्ग सेमी, जो कि इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए देखिए आज के इस सेशन का आखिरी प्रश्न जो हमें क्या बोल रहा है। एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी एक भुजा है वो आपके पास 6 सेंटीमीटर है, और इस पर शीर्ष लंब है वो 4 सेमी है, और यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 8 सेमी है तब आपको इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई भी ज्ञात करनी है। तो हमने ये सम चतुर्भुज बनाया जिसका आधार आपके पास यहाँ एक भुजा है वो 6 सेंटीमीटर हो गई, इसकी जो ऊंचाई है वो 4 सेमी हो गई। साथियों सम चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज भी होता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है जबकि सम चतुर्भुज की चारों ही भुजाएं बराबर है। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो होता है आपके आधार गुणा ऊंचाई से, आधार गुणा ऊंचाई, और आयत में लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाती है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए समांतर चतुर्भुज हमारे पास जो ये है ये यहाँ पर एक सम चतुर्भुज है, तो सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा, इसका आधार तो हो गया 6 और इसकी जो ऊंचाई है वो हो गई 4,
और ये भी सेमी में है और ये भी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर हो गया, तो ये 6 चौक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। आप इसको चाहते तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल की तरह भी ज्ञात कर सकते थे, क्योंकि 1/2 और समांतर भुजाएं ये भी 6 है ये भी 6 है, क्योंकि सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो 6 और 6 12 हो जाती, और इनके बीच की ऊंचाई आपको यहाँ 4 दी हुई है, तो 2 का भाग 12 में चला गया, 6 बार और 6 चौक 24। आप इसको किसी भी तरीके से करें, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप एक समांतर चतुर्भुज की तरह भी ज्ञात कर सकते हैं और एक समलंब चतुर्भुज की तरह भी ज्ञात कर सकते हैं। दूसरे तरीके में आप यहां देख रहे हो कि सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है उसका सीधा फॉर्मूला होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल d1 गुणा d2, और इसका जो एरिया है वो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इसमें आपको जो पहला विकर्ण है वो तो प्रश्न ने दे दिया 8 सेंटीमीटर है, तो ये तो मैंने लिख दिया सीधा ही 8 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ दूसरा विकर्ण लेके आना है, तो यहाँ दूसरे विकर्ण d2 की जगह मैं हिंदी में विकर्ण ही लिख दूं, और ये हो गया 24 वर्ग सेमी। तो 2 का भाग है वो 8 में चला गया साथियों 4 बार। तो जब मुझे दूसरा विकर्ण लाना है तो मैं क्या करूंगा, इस 24 वर्ग सेमी के अंदर जो इधर विकर्ण के गुणा में जो ये 4 सेमी है, इसको मैं इधर भाग में भेज दूंगा, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर की एक घात कम हो गई, और 4 का भाग 24 में चला गया 6 बार। तो कहने का मतलब इसका जो दूसरा विकर्ण है वो 6 सेंटीमीटर हो गया। अब आप जांच भी कर सकते हैं, ये आपके पास समचतुर्भुज था, इसका ये विकर्ण 8 है और ये विकर्ण 6 है, तो 8 संग 48 हो गए, और 48 का आधा करते हो तो 24 आपके इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आता है। उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम साथी।